जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो है अलंकार भाग 3। इससे पहले अलंकार भाग 1, अलंकार भाग 2 हम पढ़ चुके हैं। अब जो कक्षा 12 विषय हिंदी साहित्य में जो पाठ्यक्रम में समाहित अलंकार हैं वो 4 अलंकार बच गए थे। उन बचे हुए अलंकारों को आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है उनकी पहचान और वो कौन कौन से अलंकार हैं और किस प्रकार से हम उनको सरल उदाहरणों से हम याद रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर जो 5वां अलंकार है वो है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार होता क्या है, इसकी पहचान क्या है और इसके उदाहरण सरल हैं, वो सरल उदाहरण हम कैसे याद रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। दृष्टांत अलंकार है यहाँ पर, ठीक है। दृष्टांत अलंकार क्या है, इसकी परिभाषा वो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार। जहां पहले एक बात कही जाए, यानी पहले एक बात कहेगा, ठीक है, जाए, फिर उससे मिलती जुलती, यानी जो बात पहले कह चुका है उससे मिलती जुलती ही दूसरी बात है वह कवि कहेगा पाठकों को, श्रोताओं को समझाने के लिए, ठीक है। मिलती जुलती दूसरी बात, कौन सी? दूसरी, यानी यहां पर आपको याद रखना है पहली बात और उस पहली बात को समझाने के लिए दूसरी बात कही जाए उन दोनों में भिन्न, ये देखिए, भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न, अलग अलग, दोनों में बात अलग अलग होगी। पहली जो लाइन में भाव बताएगा, अर्थ बताएगा, जो बात कहेगा उसका अर्थ अलग होगा और दूसरी बात जो कहेगा उसका भाव, उसका अर्थ है वो अलग रहेगा। धर्म होने पर भी बिंब प्रतिबिंब भाव ग्रहण भाव हो, ठीक है। अर्थात उपमेय जिसके विषय में कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है उसे हम बोलते हैं उपमेय। उपमान जिससे तुलना की जाती है, जिस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है वो तो हो जाता है उपमेय और जिससे तुलना की जाती है वो हो जाता है उपमान। में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, विचार हो, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? दृष्टांत अलंकार वहां पर होता है। अब इसको उदाहरणों से देखते हैं, आराम से देखिए क्या है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई। अब यहां पर कहने का मतलब यह है कि इस लाइन में यह कहना चाहता है कवि कि अगर एक बार अपनी बात है, अपना मान सम्मान जो समाज में बना हुआ है, इज्जत जो बनी हुई है, अगर एक बार हमारी वह इज्जत, वह बात समाज में खराब हो जाती है तो फिर कितना ही प्रयत्न कर लो, वह बात, वह इज्जत, वह ख्याति हमें वापस प्राप्त नहीं हो सकती जो पहले हमें प्राप्त थी। तो यहाँ पर एक बात, बिगड़ी हुई बात के बारे में बता रहा है। एक बार मान सम्मान व्यक्ति का नष्ट हो जाता है तो फिर वह कितनी ही कोशिश कर ले, वह वापस वह बात नहीं बन सकती। अब इस बात को समझाने के लिए नीचे दृष्टांत क्या है वो देखिए। अब नीचे यहां पर समझा रहा है, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। जिस प्रकार से दूध के फट जाने पर, दूध हम जमाते हैं, शाम को दूध निकालकर गर्म करके ठंडा करके और फिर उसमें जावड़ हम लगाते हैं। अगर वह दूध फट जाए तो उस फटे हुए दूध को कितना ही हम मथें, उसे बिलोएं, लेकिन बिलोते रहने पर भी उसमें से मक्खन नहीं निकलता, उसमें घी नहीं निकलता है। तो यहां पर दूध का फटना यानी बात बिगड़ जाना। समझ में आ गई? बात बिगड़ी, दूध फटा। लाख करो किनको, कितना ही प्रयत्न किया उस अपने समाज में इज्जत प्राप्त करने के लिए, वापस जो पहले थी, लेकिन वापस नहीं आई। उसी प्रकार से दूध को कितना ही हमने बिलो लिया लेकिन उसमें से घी नहीं निकला। तो यहां पर क्या है, यहां पर पहली बात कह गई, ठीक है, फिर दूसरी बात यहां पर कही गई है
पहली बात बिगड़ी हुई बात के बारे में, मान सम्मान के बारे में बताया। फिर उसी बात को समझाने के लिए कवि ने किसका उदाहरण दिया यहाँ पर, फाटे हुए दूध का। समझ में आ गई। तो यहाँ पर पहली लाइन में अर्थ अलग है और दूसरी लाइन में अर्थ अलग है। समझ में आ गया होगा, यह उम्मीद मैं करता हूँ। दूसरा देख लीजिए, क्या है दूसरा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यानी बार बार अध्ययन करते रहने से जो जिनकी बुद्धि काम नहीं करती, जिनकी बुद्धि कमजोर होती है, वह व्यक्ति भी लगातार अगर अभ्यास करते रहते हैं तो वह भी समझदार बन जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, सज्जन बन जाते हैं। ये लाइन का अर्थ है। अभी इसको समझाने के लिए भाई अभ्यास किस प्रकार से करना चाहिए, इसको समझाने के लिए कवि ने नीचे बात कही है, क्या, रसरी, रसरी का अर्थ होता है यहाँ पर रस्सी, आवत जात है, आती है जाती है, सिल पत्थर पर पड़त निशान, यानी पहले के जमाने में हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पर कुएं चलते थे तो वहां पर लेजू होती थी और एक पत्थर होता, उस लेजू को उस पत्थर से जब खींचा जाता था, कुएं में से पानी निकाला जाता था, तो लगातार उस रस्सी के आते जाते रहने से उस पत्थर के ऊपर भी क्या पड़ जाते हैं, निशान बन जाते हैं। तो इसी प्रकार से कवि ये कहना चाहता है कि लगातार हमें क्या करता रहना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए। उस अभ्यास से ही व्यक्ति क्या हो जाता है, सज्जन हो जाता है, समझदार हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, विद्वान हो जाता है। तो यहाँ पहली बात अलग है और यहाँ पर उससे मिलती जुलती बात यहाँ पर कवि ने कही है। फिर है तीसरा उदाहरण, रहीमन आंसुआ नेन डरी जिए दुख प्रकट करे, यानी रहीमन आंसुआ, आंसुआ का मतलब होता है आंसू, अपनी आंखों से बहने वाले आंसू, नेन डरी आंखों से गिर जाते हैं या गिरते हैं, जिए दुख प्रकट करे तो वह अपने हृदय के दुखों को प्रकट करते हैं। यानी व्यक्ति रोता कब है, जब उसके हृदय में कोई दुख होता है, कोई दर्द होता है, तभी वह रोता है। अगर हम किसी इंसान को हंसते हुए को कहें कि थोड़ी सी देर के लिए हमें रोकर बता, तो वो नहीं रोएगा। इंसान तभी रोता है जब उसके हृदय में दुख होता है, पीड़ा होती है। और जिसके सामने वह रोता है तो सामने वाला भी यही समझता है कि इसको बहुत भारी दुख है, तो वह अपने हृदय की बातें हैं, जिस प्रकार से आंसू अपने आंखों से गिर रहे हैं उसी प्रकार से वह अपने हृदय की बात भी लोगों को कह देता है। जाही निकारी गेहते कसम भेद करी दे, जाही जिसे, यानी जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को, किसी घर के सदस्य को हम घर से बाहर निकाल देते हैं लड़ाई झगड़ा मारपीट करके, तो वह क्या करता है, कस न भेद कही दे, तो वह अपने घर की जो राज की बात होती है वह राज की बात जाकर वह दूसरों को बता देता है। यानी जब दुख होता है तब व्यक्ति घर से बाहर जा रहा है और घर वालों को सबक सिखाने के लिए अपने घर की जो गुप्त बातें हैं वो गुप्त बातें भी बाहर जाकर लोगों को बता देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आंसू की बात बता रहा है। यहाँ पर आंसू है वो आंखों से गिरते हैं और अपने हृदय की व्यथा को वह उजागर करते हैं। उसी प्रकार से दूसरी लाइन में कवि ने यह बताया कि जिसे हम घर से निकाल देते हैं वह व्यक्ति अपने घर की जो गुप्त बातें हैं, राज की बातें हैं, रहस्य की बातें हैं, वह किसी दूसरे को जाकर कह देता है। ठीक है। चौथा, काज परे कुछ और, जब इंसान को कुछ कार्य होता है और है तो उसका व्यवहार कुछ और होता है। जब व्यक्ति को किसी से काम होता है तो उसका व्यवहार कुछ अलग होता है। काज सरे कुछ और जब उसका कार्य पूर्ण हो जाता है तो उसका व्यवहार कुछ अलग हो जाता है। यानी पहले वाले व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, पहले वाला उसका व्यवहार नहीं रहता। कब? जब उसका कार्य पूर्ण हो जाता है। रईमन भंवरी के बने नदी सिरावत मोर, भंवरी का मतलब होता है फेरे होने के बाद में। जिस प्रकार से अब यहाँ पर काज पड़ने की बात बताइए, काम होने पर व्यक्ति का
जो स्वभाव व्यवहार है वह कुछ और होता है, और जब उसका कार्य पूर्ण हो जाता है तब उसका व्यवहार कुछ अलग हो जाता है। जिस प्रकार से राइमर भंवरी के बहे नदी श्रावत मोर, जिस प्रकार से अग्नि के चारों ओर परिक्रमा पूर्ण कर लेने पर दूल्हे के सिर पर धारण किया जाने वाला मोर मुकुट तब तक उसकी उपयोगिता है जब तक उसके फेरे नहीं हो जाते। जैसे ही फेरे पूर्ण हो जाते हैं, दूल्हे के सिर पर धारण किया जाने वाला जो मोर मुकुट है, उस मोर मुकुट को ले जाकर कहाँ बहा देते हैं? नदी में बहा देते हैं। यानी दूल्हे के सिर पर जो धारण किया जाने वाला मोर मुकुट है, जिसे हम देसी भाषा में सेवरा भी बोलते हैं, ठीक है, उसकी उपयोगिता तब तक है जब तक दूल्हा है वह फेरे नहीं लेता। जैसे ही फेरे ले लेता है उसकी उपयोगिता कम हो जाती है, उसे पूछता कोई नहीं है और नदी में ले जाकर उसको बहा दिया जाता है। तो यहाँ पर पहले बात दूसरी बताए, पहली बात यहाँ अलग है और यहाँ पर दूसरी बात उससे मिलती जुलती यहाँ पर बात कही गई है। पांचवा उदाहरण देखिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव व्यवहार, का करे सकत कुसंग। यहाँ कवि ये कहना चाहता है कि जो व्यक्ति अपने स्वभाव से व्यवहार से अच्छी प्रकृति का होता है, वह व्यक्ति कितने ही बुरी संगति के लोगों के साथ बैठे, वह बुरी संगति उस उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाती है। ठीक है, कैसे? अब इसको इस मिलती जुलती बात को समझाया यहाँ पर कैसे। चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, यानी जिस प्रकार से चंदन का वृक्ष होता है, उस चंदन के वृक्ष के चारों ओर विशेले जो सर्प होते हैं, वह सर्प उस चंदन के पेड़ के चारों ओर लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन का जो पेड़ है वह कभी भी सांप के जहर को ग्रहण नहीं करता। तो यहाँ चंदन का जो पेड़ है वह कौन बन जाएगा? उत्तम प्रकृति का व्यक्ति, यानी स्वभाव से अच्छा। वह कितने ही बुरे लोगों की संगति में बैठे तो वह बुरे लोगों की संगति को अपने जीवन में कभी नहीं अपनाता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस दृष्टांत अलंकार के उदाहरण यहाँ पर देखे हैं। बिल्कुल सरल है, 5 उदाहरण यहाँ पर बताए हैं। प्रत्येक लाइन में पहली बात अलग है, फिर दूसरी बात है, फिर पहली बात है, फिर दूसरी बात है, यानी पहली बात कहकर उससे मिलती जुलती ही दूसरी बात पाठकों को, श्रोताओं को समझाने के लिए यहाँ पर कवि ने दी है। तो अब आगे देखिए, छठा प्रतीक अलंकार क्या है। ठीक है, प्रतीक देखिए, प्रतीक का शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। क्या होता है? उल्टा या विपरीत। यह उपमा अलंकार पढ़ाया हमने, जहां उपमेय और उपमान में समानता बताई जाती है, सादृश्यता बताई जाती है, वहां पर हमेशा क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। तो जहां उपमेय और उपमान की बात होती है हमेशा उपमा में, ठीक है। अब यहाँ पर उसका उल्टा कैसे होता है? यहाँ उपमान को उपमेय बताया जाएगा और उपमेय को उपमान बताया जाएगा। क्या होता है उपमेय उपमान, वो अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, देखिए, उपमा अलंकार का उल्टा होता है। इसमें उपमेय को, ठीक है, उपमेय जिसके विषय में कहा जाता है, जैसे हमारे विषय में कहा जाए तो हम क्या है? उपमेय है। और किसी प्राकृतिक वस्तु से हमारी तुलना की जाए, वो हमेशा क्या होती है? उपमान होता है। ठीक है, के सामने उपमान का तिरस्कार होता है, उसे कुछ नहीं समझा जाता, यानी मनुष्य को ही सब कुछ समझा जाता है। जो उपमान है उन उपमानों को कुछ नहीं समझा जाता, उसका तिरस्कार किया जाता है। परिभाषा, जहां प्रसिद्ध उपमान को, उपमान जिससे तुलना करेंगे उसको उपमेय अथवा उपमेय को उपमान सिद्ध करके उपमेय की उत्कृष्टता विशेषता वर्णित की जाए, वहां प्रतीक अलंकार होता है। यानी ये ध्यान रखना है हमारे को, प्रतीक जो अलंकार है वह उपमा अलंकार का विपरीत होता है, उल्टा होता है। ठीक है,
उपमेय और उपमान में जहां समानता बताई जाए, सादृश्यता बताई जाती है, वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार। ठीक है। और प्रतीक में क्या होता है, यहाँ उपमेय को उपमान माना जाता है और उपमान को उपमेय यहाँ पर माना जाता है। देखिए तिरस्कार है, कई तरह के होते हैं। अब ये तिरस्कार होते हैं वो कई तरह के होते हैं, ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि अपने को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। पहला है उपमान को उपमेय, जिससे हम तुलना करेंगे। उपमान को उपमेय, जो पहले भी बता चुका हूं, उसको हम क्या मान लेंगे, उपमेय मान लेंगे। तथा उपमेय को उपमान बताकर एक दूसरे के विपरीत। ठीक है। उपमान को उपमेय की उपमा के अयोग्य बताकर, यानी उपमान जिससे हम तुलना करते हैं, जिससे हम तुलना करते हैं वह हमारे सामने कुछ नहीं है, ये ध्यान रखो आप तो। ठीक है। के उपमा के अयोग्य बताकर। ठीक है। उपमान को उपमेय के सामने व्यर्थ बताकर, वो हमारे सामने कुछ लगता ही नहीं है, वो व्यर्थ है, बेकार है हमारे लिए। प्रत्यक्ष रूप से और प्रकट रूप में, प्रत्यक्ष में विपरीतता का वर्णन करना और उपमेय और उपमान का उल्टा वर्णन करना, विपरीत। ठीक है। ये इसकी पहचान थी, इसकी परिभाषा थी। अब इसको हम कैसे याद रखें और इसके उदाहरण क्या है वो देखते हैं। पहला उदाहरण है यहाँ पर, बहुरी विचार किन है, यानी बहुत सारे विचार हमने अपने मन में किए, मनमाही। सिय बदन समहिमकर, बदन सिय का मतलब होता है सीता, बदन का अर्थ तो होता है मुख। सम, अब देखिए यहाँ पर सम जो शब्द आता है, ये सम शब्द है, ये वाचक शब्द किस में आता है, उपमा अलंकार में आता है। सा से सम सहित ऐसे जैसे सदृश। ठीक है। हिमकर नहीं, अब यहाँ पर हिमकर बर्फ, हिमकर। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए किसके विषय में कहा जा रहा है, सीता के मुख के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ सीता के मुख, मुख, तो यहाँ पर मुख क्या हुआ, उपमेय। जिसके विषय में कहा जाए, किसके विषय में कहा जा रहा है, सीता के मुख के विषय में कहा जा रहा है, के सामने हिमकर उपमान को हीन दिखाया गया है, व्यर्थ दिखाया गया है। यानी सिया बदन, यानी बर्फ से भी ठंडा और सुंदर है, वह चेहरा किसका है, सीता का है। दूसरा उदाहरण यहाँ पर देख रहे हैं, दूसरा उदाहरण में क्या है, उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। उतरी नहाए यानी उतर कर यमुना नदी के जल में हम नहाए, जो शरीर सम श्याम, तो हमारा शरीर है वह किसके समान है, किसके समान, श्याम। अब श्याम का अर्थ यहाँ पर श्री कृष्ण भी होता है, श्याम का अर्थ काला भी होता है, श्याम का अर्थ पाप को दूर करना भी होता है। ठीक है। तो देखिए क्या है, यहाँ यमुना नदी के जल उपमान को शरीर उपमेय के समान बताने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है, प्रतीक यहाँ पर अलंकार है। यानी यहाँ पर देखिए यमुना नदी के जल को, उपमान को शरीर उपमेय के समान, यानी जल है प्राकृतिक चीज है, प्राकृतिक चीजें हमेशा उपमान होती है, लेकिन मनुष्य के सामने यह कुछ भी नहीं है। तीसरा उदाहरण यहाँ पर देखिए, ये तीसरा उदाहरण क्या है, मुख से सदन होता प्रकाशित, यानी चेहरे से घर है वह हमेशा प्रकाशित होता रहता है। काम क्या है चंद्रमा का, फिर उस चंद्रमा का काम क्या है, जब हमारे चेहरे से जब हमारा घर प्रकाशित हो रहा है तो उस चंद्रमा का कोई काम यहाँ पर नहीं है। सखी मयंक तब मुख सम सुंदर, सखी सहेली, ठीक है, मयंक यानी चंद्रमा, तब मुख सम सुंदर, यानी हे सखी तुम्हारा चेहरा है वह चंद्रमा से भी ज्यादा सुंदर। अब चंद्रमा से ज्यादा सुंदर हो ही नहीं सकता। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें उपमेय मुख को उपमान चंद्रमा से विशिष्ट बताया गया है, यानी जो चंद्रमा है वो पहले से ही विशिष्ट है। अब यहाँ पर बात ये करते हैं कि प्राकृतिक जो उपमान है उनको व्यक्ति उपमेय के सामने हीन बताने के कारण यहाँ पर प्रतीक अलंकार है।
इस प्रकार हमने यह प्रतीप अलंकार हमने यहाँ पर पढ़ा है। अब आगे हम पढ़ते हैं बचे हुए अलंकार। तो आइए पढ़ते हैं आगे। हाँ, आगे देखिए मानवीकरण अलंकार क्या है। हम मानवीकरण अलंकार को देखते हैं। 7वां अलंकार है ये, ठीक है। पहली परिभाषा मैंने यहाँ पे दी है, जब प्राकृतिक उपादानों पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाए वहां मानवीकरण अलंकार होता है। हमेशा ध्यान रखना, इस अलंकार को समझने के लिए यहाँ पर बात कर रहा है प्राकृतिक उपादान। प्राकृतिक जो चीज है वो उपादान है, ठीक है। मानवीय चेष्टाओं का, वो प्राकृतिक चीजें हैं वह मानव का कार्य करती हैं। किसका कार्य करती है? मानव का कार्य करती हैं, ठीक है। अब प्राकृतिक चीज मनुष्य का काम तो कर ही नहीं सकती, मनुष्य का काम मनुष्य ही करेगा, लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक चीजें हैं वो मनुष्य का कार्य करती हुई यहाँ पर दिखाई देगी। देखिए क्या है, दूसरी डेफिनेशन है यहाँ पर, जहां पर अमूर्त भावों का मूर्तिकरण, अमूर्त भाव जिनका कोई मूर्त रूप नहीं है, वास्तविक रूप नहीं है, उनका मूर्तिकरण, उनको हकीकत में दर्शाया जाए, किया जाए। प्रकृति के अचेतन, अचेतन जो चेतन अवस्था में नहीं है, ठीक है, जागृत अवस्था में नहीं है, पदार्थों का चेतनवत, उनका विवेकपूर्ण ढंग से होश, चेतन का मतलब होता है होश में रहना, होश आवास, चेतनवत वर्णन किया जाए, अर्थात अमूर्त भावों अथवा जड़ पदार्थों में मानवीय गुणों का। अब यहाँ पर देखिए मानव के गुण, मनुष्य के गुण होते हैं, वह गुण उनमें दिखाया जाए, ठीक है। मानवीय गुणों का आरोपण किया जाए, आरोपित किया जाए, आरोपण किया जाए, मानवीय रूप से चित्रण किया जाए, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। यानी कहने की बात यह है कि प्राकृतिक चीजों को मानवीय क्रियाओं के साथ दर्शाया जाए, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। अब प्राकृतिक चीजें जो होती हैं वह मनुष्य का काम कभी भी नहीं कर सकती, लेकिन उन उपादानों पर जबरदस्ती मनुष्य के चीजों का आरोप किया जाता है, इसलिए वहां पर बन जाता है मानवीकरण अलंकार। अब इसका ये आपने सामान्य जानकारी हो उसकी पढ़ी है। अब इसके उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं। पहला उदाहरण दिया है, दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे। अब यहाँ जो संध्या है उस संध्या को सुंदरी के समान बताया है। अब संध्या क्या है? यहाँ पर प्राकृतिक चीज है, ठीक है, और सुंदरी किसी सुंदर वर्ण वाली युवती के लिए लिया गया है, ठीक है। अब जो संध्या है वह बन ठन के थोड़ी उतर रही है, बन ठन के कौन चलती है? मनुष्य जो होता है वह चलता है, सुंदरी है, सुंदर वर्ण वाली जो युवती है वो बन ठन की चलती है, तो वह सुंदरी सी है। उस सुंदरी की विशेषताओं को संध्या ने धारण किया है, ठीक है। अब इसको नीचे देख लीजिए, इसको स्पष्ट समझ लीजिए। इसमें संध्या को धरती पर उतरती हुई सुंदरी, ठीक है, के रूप में बताने से अर्थात अमूर्त। अब यहाँ पर संध्या क्या है? अमूर्त है, जीव थोड़ी है उसमें, नहीं है ना। को मूर्त, मूर्त कौन? सुंदर, सुंदरी के समान, सुंदरी यहाँ पर मूर्त है के रूप में वर्णित करने से यहाँ पर कौन सा अलंकार बन जाएगा? मानवीकरण अलंकार यहाँ पर बन जाएगा। दूसरा, कली से कहता था मधुमास, कली से कहता था मधुमास, बता दो मधु मदिरा का मोल। अब यहाँ पर कली कह रही है मधुमास, बसंत ऋतु का महीना। अब कली कहती थोड़ी है, बोलती थोड़ी है कलियां ना, बोलने का काम कौन करता है? मनुष्य करता है। इसमें कली और मधुमास, बसंत दोनों अचेतन हैं, ठीक है, परंतु उन्हें मानवों की तरह बातें करते हुए, एक दूसरे से बातें करने का काम कौन करता है? मानव। तो मानव की तरह बातें करते हुए मूर्त रूप में, वास्तविक रूप में यहाँ बताया गया है, में दिखाया गया है। समझ में आ गया होगा। तीसरा उदाहरण, अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। लो साहब, अब आंसू बहाने का काम कौन करता है? मनुष्य करता है, लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक उपादान रात है, वह प्राकृतिक चीज है, ठीक है। तो अंधेरी रात रो रही है, मनुष्य की क्रिया कौन कर रही है?
यहाँ पर रात कर रही है। अब रात का अर्थ यहाँ पर क्या है? रात का अर्थ है कि उस गांव में यह जो वातावरण था वहां भयावह था। पहलवान के ढोलक नामक पाठ से ये लिया गया था, जहां मलेरिया से लोग हैं हर रात को 2-2, 3-3 लाशें उड़ रही थी, इसलिए यहाँ पर लिया गया। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी, लोग थे वो चुपचाप रो के अपने दिल की जो शांत होना थी, ढाढ़स था, उस ढाढ़स को बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे लग रहा था जैसे पूरी रात है वह रात ही रो रही थी। 14 देखिए, दुख सुनता निश्चल समीर, नदियों की लहरें ठहर ठहर जाती। दुख सुनता है समीर, हवा दुख सुनती है क्या? नहीं। तेज हवा चलती है तो वह आप देखते हो तूफान के रूप में आती है, घरों को उड़ा ले जाती है, टैन होते हैं उनको उड़ा ले जाती हैं, कच्चे झोंपड़े होते हैं उनको उड़ा ले जाती हैं। तो समीर अपने दुख सुन रहा है। नदियों की लहरें ठहर ठहर जाती, और नदियों की लहरें भी क्या हो गई? रुक गई। 5वां है, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव, भयात का मतलब डरे हुए, शिशु की तरह थर थर कांप रहा था। अब यहाँ पर देखिए, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव है, जिस प्रकार से शिशु लड़का बच्चा होता है वो भय से डरता है, वैसे गांव डरा हुआ है। तो गांव तो कहाँ डरेगा? गांव नहीं डरेगा इसमें, लेकिन प्राकृतिक चीज यहाँ पर गांव है वह मनुष्य की चीजों को डरने के काम को धारण किया हुआ है, यानी गांव भी यहाँ पर डरा हुआ है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक चीजों पर मानवीय चेष्टाओं का यहाँ पर आरोप है, इसके कारण यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। इस प्रकार से हमने मानवीकरण अलंकार पढ़ा है। अब जो बचा हुआ अलंकार है उसको भी हम यहाँ पर देखते हैं, तो आइए देखते हैं। हाँ, आगे देखिए, व्यक्तिरेख अलंकार अपना अंतिम अलंकार है। क्या है इसकी पहचान, क्या है इसकी परिभाषा, वो भी देख लेते हैं। जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, साथ ही उसका कारण भी बताया जाए, तो वहां व्यक्तिरेख अलंकार होता है। श्रेष्ठ बताने के साथ साथ उसका कारण भी यहां पर बताया जाता है। क्या है इसका आशय? व्यक्तिरेख का आशय है उपमान का अपकर्ष, उपमान को हीन अवस्था में, ठीक है, अपकर्ष। उपमेय का उत्कर्ष, और उपमेय को और अधिक विशेषता के साथ दर्शाया जाए। उपमेय को किसी कारण, आगे बात है यहां पर वापस, ठीक है, उपमेय को किसी कारण उत्कृष्ट बताया जाए, उसको विशेष यहां पर दर्शाया जाए, वहां होता है व्यक्तिरेख अलंकार। अब देखिए पहला उदाहरण यहां पर क्या है। उपमेय जिसके विषय में कहा जाता है, ये पहले भी बता चुका हूं और बता देता हूं, उपमान जिससे तुलना की जाती है। उपमान हमेशा देखिए, ये याद रखने बात है कि प्राकृतिक चीजें जो होती है वो हमेशा उपमान के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, सिय मुख शरद कमल, जिमी किमी कही जाय, निसी मलिन रहत वह, निसी दिन यह विकसाय। अब यहां सिय मुख, सीता जी का चेहरा, सियम शरद कमल, शरद रूपी कमल के समान, सर्दी में खिलने वाले कमल के समान, जिमी जैसे, किमी कही जाए, कुछ कहकर जाता है, निसी मलिन, रात्रि मलिन यानी अच्छी नहीं है, रहत वह है यानी रात्रि है वह अच्छी नहीं रहती है, निस दिन यह विकसाय, इस प्रकार से यह प्रतिदिन विकसित होता रहता है। अब यहाँ पर क्या है इसका स्पष्टीकरण, इसमें कमल उपमान प्राकृतिक चीज है, ध्यान सुनना। कमल उपमान को सीता के मुख उपमेय की गुणाधिकार यानी गुणों की अधिकता से उत्कृष्ट विशेष बताया गया है, यानी इसमें कमल उपमान है, ठीक है। उपमान को सीता के मुख उपमेय को गुणाधिकार यानी सीता के चेहरे को और भी ज्यादा कमल से श्रेष्ठ यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो ये उपमेय है। अब परिभाषा देखिए, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ, ये उपमेय हुआ, ये उपमान हुआ और ये श्रेष्ठ, तो ये क्या हुआ? श्रेष्ठ। किससे श्रेष्ठ बताया जा रहा है? कमल।
कमल सब पुष्पों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, सबसे अच्छा पुष्प कमल का बताया गया है, सुंदरता में भी, ठीक है, देखने में भी। लेकिन यहाँ इस कमल के फूल से भी ज्यादा सुंदर किसका चेहरा है? सीता का, जो कभी हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा होने के कारण यहाँ प्रयुक्त एक अलंकार है। जिसके यश प्रताप के अंग शरीर शशि मलिन, यानी जिसके यश को, अभी यहाँ पर यश और प्रताप की बात कर रहा है, यहाँ पर ख्याति प्रसिद्धि की बात कर रहा है। अंग का अर्थ होता है यहाँ पर शरीर, शशि चंद्रमा, मलिन मैला, रवि शीतल, और रवि का अर्थ होता है सूर्य, शीतल मीन्स ठंडा, यानी उसके यश और प्रताप के सामने शशि है, चंद्रमा की चांदनी भी मलिन है, ठीक है, और सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सूर्य की किरणें भी ठंडी लगती है। यह है किसके बारे में बताया गया है? ये यश प्रताप उपमेय है, ठीक है, और ये उपमान है, तो उपमेय को इनसे अधिक श्रेष्ठ यहाँ पर बताया गया है। ये शशि प्राकृतिक चीज है, रवि भी यहाँ पर क्या है? प्राकृतिक चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात बता रहा है, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, तो यश और प्रताप को चंद्रमा और सूर्य से अधिक श्रेष्ठ बताया गया है। चांद कलंकी वह निष्कलंको, किसी को देखकर यह बताया जा रहा है कि चांद तेरे सामने, तेरे रूप सौंदर्य के सामने क्या है? कलंकित होता है, वह निष्कलंक, और आप हैं, आप निष्कलंक हैं, यानी आपके चेहरे की सुंदरता चांद के चेहरे से भी ज्यादा सुंदर है। तेरे चेहरे के सामने चांद क्या है? कलंकित होता है। अप्राकृतिक चीज चांद कलंकित थोड़ी होगा, चांद से बढ़कर कोई की सुंदरता थोड़ी हो जाएगी। इसलिए उपमेय को प्राकृतिक उपमान से श्रेष्ठ दिखाने के कारण कौन सा अलंकार हो जाएगा? व्यक्ति। नेक्स्ट उदाहरण, सिए मुख की समता भला, क्या खा करे मयंक, विष है उसके अंग में और बदन सैकलंक। अब यहाँ पर सिए मुख, वो सीता जी का पद यहाँ पर लिया गया है। देखिए क्या है यहाँ सिए मुख, देखिए सिए मुख उपमेय, इनके बारे में कहा जा रहा है। मयंक चंद्रमा होता है, चंद्रमा उपमान से श्रेष्ठ यहाँ पर बताया गया, महान यहाँ पर बताया गया है। पांचवा देखिए, साधु उच्च है सेल सम, किंतु प्रकृति सुकुमार। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ इसमें दिया है साधु उपमेय है और सेल उपमान है। साधु उपमेय में प्रकृति से सुकुमार होने की विशेषता बताई गई है। अब इसमें ये देखिए, साधु उपमेय और सेल उपमान प्राकृतिक चीज है, ठीक है। साधु उपमेय में प्रकृति से सुकुमार होने की विशेषता यहाँ पर बताई गई है। उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ यहाँ पर बताया गया है। इस प्रकार से आज हमने कक्षा 12 विषय हिंदी साहित्य पाठ्यक्रम में समाहित जितने भी अलंकार थे 8, वो सारे अलंकार हमने यहाँ पर पढ़े हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको यह अलंकार अच्छे लगे होंगे, इनके उदाहरण अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। जय श्री श्याम दोस्तों।